नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। आपकी क्लास 15 मिनट देरी से शुरू हुई है ना? नाराज तो नहीं हो आप? पहले तो ये बताओ, सुन पा रहे हो मेरी आवाज ढंग से? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? फटाफट बताओ, फिर जिससे आगे बढ़ें। राधे राधे, प्रणाम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं। काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, काव्य शास्त्र शुरू कर दिया। और काव्य शास्त्र की क्लास के बाद में रचनाओं की क्लास होगी। और ये रचनाओं की क्लास पहले फर्स्ट ग्रेड वाली जो रचनाएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं। वो फर्स्ट ग्रेड वाली रचनाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली रचनाएं और नेट जीआरएफ वाली रचनाएं, फिर उसके बाद में सेकंड ग्रेड वाली रचनाएं शुरू कर देंगे। तो दो तीन रचनाएं और हैं। घनानंद कवित्त है, साकेत है। इसके बाद में फिर शुरू करेंगे ग्रेड सेकंड वाली। ठीक है, जिसमें कॉमन रचनाएं सभी में होती हैं उनको पढ़ेंगे। कबीर ग्रंथावली है, बालकांड है, कॉमन जो हैं उन पर बात करेंगे। चलिए, नमस्ते लोकेश, मोहर सिंह, हंसा, सबको नमस्ते। सभी साथी जिनके नाम ऊपर निकल गए उनको भी मेरा प्रणाम स्वीकार करो आप सभी। और पता है, मैं चाय पीने लग गया था इसलिए लेट हो गया। आप गुस्सा थोड़ी हो? नहीं होंगे? अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं। होमवर्क देख लेते हैं पिछली क्लास वाला, और फिर उसके बाद में आगे शुरू करेंगे। आप में से कईयों ने भेजा है, भेजने को तो। और ये सोहन जी क्या लिख रहे हैं, मेरे वर्क में त्रुटि हो तो जरूर बताना। ऐसे नहीं होता। एक एक की त्रुटि नहीं बताई जा सकती ना बंधुओं, मेरी सभी बहनों और भाइयों। एक एक की त्रुटि बताना बड़ा मुश्किल है। देखो, आप सामूहिक रूप से देखा करो, है ना? मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड इसको वाइट कर लें, वाइट कर लेते हैं और ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। चलिए, ये एक काम तो ये था मात्राओं वाला। कु और छोटा ऊ, है ना? बड़ा ऊ और कु। इसके बाद में देखो, मैं इस बार है ना आप लोगों को बहुत जीरो लेवल से बता रहा हूँ ये चीजें। फिर भी गलती करो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इतना मैं नीचे जाता नहीं हूँ कभी समझाने में जितना इस बार जा रहा हूँ। मैं सीधे मात्राएं लगवाता हूँ शब्दों में, पर क्योंकि कुछ बेसिक ऐसी कमजोरियां होती हैं स्टूडेंट्स में जो क्लासरूम में नहीं हो पाती सही, तो उस वजह से मैंने सोचा है इस बार आप लोगों को पहले ही सही करवा दो, ऐसे बच्चों की तरह। और अंतिम है कऊ और औ। यही है, इससे पहले वाले तो करवा दिए थे। देखो, छोटा ऊ है, लघु मात्रा होगी, है ना? ये सॉरी, ये कु है तो इसमें भी लघु होगी। ये गुरु, ये गुरु, इनको बोलना भी सीखो आप लोग, है ना? गुरु बोला करो ऐसे। ये मूल स्वर है तो लघु लघु। ये संधि स्वर दीर्घ स्वर आ गया तो गुरु गुरु। यहाँ भी गुरु गुरु, यहाँ भी गुरु गुरु, यहाँ भी गुरु गुरु। ये लो, एक बार चेक करो किसका गलत है और कहाँ कंफ्यूजन है, फिर अगले काम को देखते हैं। हाँ, नमस्ते सबको। कुछ शब्द दिए थे उनको देखते हैं। हल्ला दिया था एक, तो हल्ला। हल्ला में ये और ये बराबर चार मात्राएं। मिला लेना सब। आप लोग एक बात गौर करना, 6,500 के लगभग स्टूडेंट्स के मैं एक एक के काम चेक करने लगूंगा तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, है ना? तो क्लासरूम के माध्यम से ही आप लोग ध्यान रखा करो। सर, यह क्लास रात 9 बजे शुरू होने वाली थी क्या? नहीं तो कौन पूछ रहा है इस बात को? दिनेश कुमार जी? नहीं नहीं भैया, नहीं, आपको गलत फहमी है ये कल का मैसेज पढ़ा होगा आपने, कल मैं पहुंच नहीं पाया था इसलिए टाइम पे। दूसरा है पुत्र।
ये संयुक्त है, इससे पहले वाला गुरु होगा, इसमें लघु मात्राएं, ये 3 मात्राएं होंगी इसमें। ठीक है। और उसके बाद में कातर, जो समझ में नहीं आए उसको पूछ लेना। गुरु लघु लघु 4 मात्राएं हो गई। कातर के बाद नियरे, नियरे में लघु लघु गुरु, ये 4 हो गई। उसके बाद आंगन, आंगन में अर्ध चंद्र बिंदु से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आ है, दीर्घ स्वर है। गुरु लघु लघु 4 मात्राएं हो गई इसमें। उसके बाद में है शर्म, शर्म में ये संयुक्त है इसलिए ये गुरु हो जाएगा, ये लघु अ मात्रा है, इसमें 3 हो गई। और सन्नाटा, सन्नाटा में ये तो गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे संयुक्त है गुरु, ये आ की मात्रा है, ये भी आ की मात्रा है, 6 मात्राएं हो गई सन्नाटा में। गुरु जी बहुत शुक्रिया, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा है, वेरी गुड। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, है ना। अब है आशीर्वाद, आशीर्वाद। देखो गुरु, 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 लघु, तो 7 मात्राएं हो गई इसमें। उसके बाद में है प्रकृति, प्रकृति में लघु, इसमें भी लघु, इसमें भी लघु, 3 मात्राएं। प्रकृति में गुरु कर दिया ये जिसने भेजा है मुझे, सुधार करो, समझो। ये तो री ऋषि की मात्रा है, संयुक्त अक्षर थोड़ी है ये जिसने भी गुरु किया है प्रय को, वो सोचो एक बार, विचार करो। आगे तो री ऋषि की मात्रा है, री ऋषि तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है ना, संयुक्त अक्षर थोड़ी है ये तो मूल स्वर है। और ये कैम में लगा हुआ है क्री, अभी बताया था ना ऊपर कहीं पर, ये रहा देखो, अभी बताया है। उसके बाद में अनुकृति, अनुकृति में भी यही स्थिति, लघु 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 4 मात्राएं होंगी इसमें। और आप पूछ सकते हो, ये भी आपको छूट है, पृथ्वी, देखो संयुक्त अक्षर है बाद में, तो ये प्रे गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, 4 मात्राएं। उसके बाद में पृथ्वी के बाद में क्रम, क्रम में लघु लघु 2 मात्राएं। फिर कर्म, संयुक्त अक्षर है, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु है, 3 मात्राएं। उसके बाद निंदक, निंदक, ये संयुक्त है, इससे पहले वाला गुरु हो जाएगा, ये लघु, ये लघु, 4 मात्राएं। पहेलियां, लघु गुरु लघु गुरु, तो 2 और 2 4, 6 मात्राएं। उसके बाद में है पहेलियां के बाद अंगुष्ठ, अंगुष्ठ लघु, ये गुरु हो जाएगा, आगे संयुक्त अक्षर है, ये लघु, 4 मात्राएं। फिर इसके बाद में है अंगुष्ठ के बाद एकादशी, एकादशी में ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, 7 मात्राएं। अनुक्रम, अनुक्रम तो अभी लिखा था ना, अनुकृति लिखा था, अच्छा, अनुक्रम लघु और ये देखो क्रम, ये र र र वाला है, और ये संयुक्त है, इससे पहले वाला गुरु हो जाएगा, और ये लघु, ये लघु, तो 2 और 1 3, 2 5 मात्राएं अनुक्रम में। और गुर्राना, गुर्राना में रा संयुक्त है, इससे पहले वाला गुरु, ये गुरु, ये गुरु, 6 मात्राएं। और इसके बाद में हनुमान, हनुमान लघु लघु गुरु लघु, 3 2 5 मात्राएं। उजागर, उजागर में लघु गुरु लघु लघु, तो 3 2 5 मात्राएं। उसके बाद में है श्रीस, श्रीस में ये गुरु, ये लघु, 3 मात्राएं। उसके बाद में कौन्तेय, फंसाना पड़ेगा ना बीच बीच में, कौन्तेय,
और ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा गुरु, ये लघु। दो और दो चार और एक पांच मात्राएं। और उसके बाद में है लक्ष्मी इच्छा। तो ये संयुक्त है, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, छह मात्राएं। पूछो क्या समझ में नहीं आया। ये होमवर्क हो गया आपका पूरा। पूछो कौन सा शब्द समझ में नहीं आया। सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है, आपको जो समझ में नहीं आया हो उसे पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। कर्म, अनुक्रम, गुर्राना गलत हुए हैं। क्यों गलत हुए हैं ये क्लियर हुआ या नहीं, पहले तो ये बताओ। गलत हुए हैं जो तो सही है। समझ में नहीं आया हो, मेरा पूछने का आशय है समझ में नहीं आया हो वो बताओ। अंशिका मोदी के सब सही हैं, सब सही हैं। अंशिका मोदी के सभी सही हैं, वेरी गुड, बधाई हो आपको अंशिका जी। उसके बाद में सोहन जारेडा के तीन गलत हुए। एक तो कर्म हुआ है, ये वाला है ना, और एक कौन सा गलत हुआ है, कर्म अनुक्रम गुर्राना। कर्म और अनुक्रम और गुर्राना। और किसके कौन सा, सन्नाटा भी किसी का गलत हुआ है, ये रहा सन्नाटा, ये भी गलत हुआ है। और मोहर सिंह चार गलत कौन से हुए हैं, शब्द लिखो। और गलत क्यों हुए हैं, प्रकाश जरवाल एक गलत हुआ है, प्रकृति। ये समझ में आया या नहीं, गलत हुआ है उसके बाद में ये बताओ अब समझ में आया या नहीं, बताओ। हम्म, अब समझ में आया या नहीं आया। अंगुष्ठ को समझाओ, दिनेश कुमार पूछ रहे हैं। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ ये रहा नीचे ही नीचे। अंगुष्ठ में क्या गलती है देखो, ये ए है, अर्ध चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चंद्र वो अनुस्वार होता तो मात्रा पर फर्क पड़ता। यहाँ पर अर्ध चंद्र बिंदु है, इसमें जो स्वर है वही मात्रा होगी। ए स्वर के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें लघु मात्रा है ए स्वर में, इसलिए लघु हो गया। अब गे के आगे आप देखो, आधा तो श है और पूरा ठ है। एक तो स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं, संयुक्त। तो संयुक्त से पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु होगा, ये यहाँ पर गुरु हो गया। और ठे में ए है, ये तो स्वरहीन है आधा शय, तो इसमें तो कोई मात्रा होगी नहीं क्योंकि मात्रा तो स्वरों की होती है। और ठे में ए जुड़ा हुआ है इसलिए लघु मात्रा। बताओ क्या समझ में नहीं आया। अब सबके क्लियर हो जाना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं और भी काम आपको दे देता हूँ इसमें शब्दों के, और इसको कल चेक करूंगा क्योंकि अभी क्या है, आगे भी बढ़ना है। ये होमवर्क ही दे रहा हूं मैं आपको अब, इसको भी नोटिस कर लो आप, ठीक है। सर ये आईडी नंबर दिख रहा है, ये मेरे मतलब मुझसे संबंधित बातें नहीं है ये। फोन को आड़ा टेढ़ा कर लिया करो यार, है ना, वो हट सकता है। ये नहीं पता मुझे, मैं पढ़ाना जानता हूँ, टेक्निकल काम मुझे नहीं आते। आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लें, है ना। मैं नहीं हटा सकता, मुझे तो कक्का भी नहीं आता। सच बात बता रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा मेरी तो पत्नी नाराज रहती है मुझसे इस मामले में कि तुझ में लक्षण ही नहीं है कुछ भी पढ़ाने के अलावा। तो अब आप बताओ, जब घर में ही मैं दो धेला का हूँ तो आप लोगों की तो ज्यादा काम क्या आऊंगा। हिंदी एबीसीडी पूरी पढ़ लो, हिंदी में व्याकरण पढ़ लो, काव्य शास्त्र पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, रचनाएं पढ़ लो, भाषा विज्ञान पढ़ लो, आप शिक्षण विधियां पढ़ लो, एक्स वाई जेड, हिंदी में सब कुछ पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए मना नहीं है, हिंदी के अलावा तो मैं भाई साहब किसी के कोई काम का नहीं हूँ। हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो। लाइव में प्रॉब्लम आ रही है, फोन को आड़ा करके देख लो यार, हम तो ऐसे देखते थे, सच बात बताएं आपको। हाँ, ऑनलाइन आज का थोड़ी, ऑनलाइन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, कोरोना ने पॉपुलर कर दिया इसको तो। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, होमवर्क नोट करो, कल करना है, कल चेक करवाना है आप लोगों को ये। आश्चर्य, विस्मय, जुगुप्सा,
ग्लानि, पुनरुक्ति, प्रकाश, और उत्प्रेक्षा, फलो उत्प्रेक्षा। मात्राएं लगानी हैं, मात्राएं लगानी हैं और गणना करनी है। गणना कर कुल बतानी है। कुल बताइए, ये प्रश्न है आपका। ठीक है। दीपोत्सव और अनुग्रहीत, उल्लाला, आर्य, स्वतंत्रता, परतंत्र, कृमि, कच्छप, मत्स्य अवतार। लिखो, फटाफट लिखो, आगे भी देने हैं आपको। चलें आगे, लिख लिया हो तो चलिए नेक्स्ट। सहकर्मी, अनुदिन, हनुमंत, कृशांगी, मनोनयन, उपसंहार, सामासिक, ऐश्वर्य, ऐक्य, ऐषणा, कृषक, चतुर्भुज, कोमलांगी, दिनेश, ग्वालिन, मुरलीधर, प्रत्यक्ष, इसके आगे फिर हत्यारा, बेशर्म, लाकृति, अपराह्न, मध्याह्न, पूर्वाह्न, और दिनारंभ। लिख लिया।
और फंसा देता हूं इसी में बीच में। चंद्रोदय, सूर्यास्त, क्रमानुसार, हस्तक्षेप, गरिष्ठ, मिष्टान्न, हतप्रभु, औचित्य, सिद्धांत, गुणवंत, परिचर्चा, दिनानुदिन, और पर्यावरण, पर्यवसान, रात्रि, कार्य, आत्महंता, भर्ती। लो बहुत हैं, अब सीख जाओगे आप, इनको उतारो फटाफट। अगला टॉपिक देखेंगे फिर। सर जी, इस क्लास का समय रात 9 बजे हो सकता है क्या? इस समय हमारे हॉस्टल में खाने का टाइम हो जाता है तो लाइव क्लास नहीं ले पाते। इस क्लास का टाइम 9 बजे रखेंगे, फिर रचनाओं का कब रखेंगे? पढ़नी तो दोनों ही है। कैसे ही कर लो, एक क्लास तो छूटेगी आपकी। हाँ, 9 से 12 की शिफ्ट चलाएं क्या? फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। एक क्लास तो छूटेगी आपकी। रचनाएं पढ़ लो पहले मेरी तरफ से तो। अब आपका इतना स्वार्थ हो सकता है कि आप ग्रेड सेकंड के विद्यार्थी हों, तो ग्रेड फर्स्ट की चल रही हैं तो बोले पहले वो पढ़ा दो। हाँ, मैं कह रहा था ना, वही बात निकल के आ गई, सेकंड ग्रेड रचनाएं। तो वो सेकंड ग्रेड की होंगी जब वो भी छूटेंगी आपकी। एडजस्ट कर लिया करो, इतना है ना। ये चीजें एडजस्ट में चलती हैं। आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। देखो, छंद के तत्व पढ़ रहे हैं। छंद के तत्व, और छंद के तत्वों में हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? पहला पढ़ लिया है वर्ण, दूसरा पढ़ लिया है मात्रा, और अब तीसरा पढ़ेंगे यति। यति, यति का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ विराम, रुकना या ठहराव। यति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम, रुकना या ठहराव। हाँ, यति का। छंद का वाचन करते समय, छंद का सस्वर वाचन करते समय छंद शास्त्र के नियम अनुसार, छंद का सस्वर वाचन करते समय छंद शास्त्र के नियम अनुसार छंद के विभिन्न चरणों के मध्य में या अंत में
अल्प समय के लिए रुकना या ठहरना यति कहलाता है। किसे कहते हैं यति? छंद का सस्वर वाचन करते समय छंद शास्त्र के नियम अनुसार छंद के विभिन्न चरणों के मध्य में या अंत में, ये नियम अनुसार होगा, हमारी मर्जी से नहीं होगा। अल्प समय के लिए रुकना या ठहरना या विराम लेना यति कहलाता है। यति कहलाता है। यति का चिन्ह अल्प विराम चिन्ह ये या कॉमा होता है। इसमें आप हमेशा याद रखना, ये छंद शास्त्र के नियम अनुसार होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता, ये है ना। यदि आप छंद शास्त्र के नियम अनुसार नहीं करेंगे तो राम जी अपने आप विराम दिलवा देते हैं बीच में थोड़े समय के लिए। आपने कभी कभी देखा है जो राष्ट्रगान बोलते हैं, है ना, या फिर दो एकम दो क्लास की छुट्टी होती है स्कूल की, जो लास्ट के पीरियड में जोर जोर से बोलते हैं ना, सर रचनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र है, इसलिए रचनाओं का टाइम यह कर दो, हम रिकॉर्ड देख लेंगे। चलिए करते हैं विचार, अभी आगे पढ़ तो लें, अब आप लोग इसके पीछे मत पढ़ो, है ना, हम मुझे पढ़ाने दो, आप लोग सीखो, बहुत सारी बातें हैं। मैं जो कह रहा था वापस वहीं पर आते हैं। जैसे पहाड़े बोलते हैं ना हम लोग, बचपन के दिन याद करो, आप में से हो सकता है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हो, हम सरकारी में पढ़े। तो हमारे सर तो ये गुरुजी लास्ट के पीरियड में एक बच्चे को खड़ा कर देते थे, वो शायद मैं होता था या मेरा कोई दूसरा साथी, और हम ऐसे बोलते थे, दो एकम दो, यहाँ तक नसें दिखती थी गले की पूरी, पूरी जोर लगा करके बोलते थे। और बीच बीच में कभी कभी क्या करते थे वो, कि तू बोल, आप चुप रहो सब, जैसे चेक करते थे ना कि इसको आता है कि नहीं आता पहाड़ा, तो बीच में ऐसे खा जाते थे, देखो ऐसे। ये होता है यति, यानी नियम अनुसार थोड़ी देर के लिए रुकना, अल्प विराम लेना, ये जरूरी है छंद शास्त्र के नियम अनुसार। यदि नहीं रुकेंगे तो दिक्कत है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, आप कभी चौपाई बोलना कोई भी, चौपाई के, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। कभी बोलो, आप लगातार बोलो, आप थोड़ी देर के लिए जरूर रुकोगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आपको नहीं लगता? वो बोल के देखना कभी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये जो लगातार हम सरपट भागे जा रहे हैं ना, इसमें ये नामा लास्ट में जो आ रहा है ना, ये अल्प विराम है। तो चौपाई में ये यति कहाँ होती है? ये प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न बनते हैं, इसको यति का क्रम कहते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। ऐसे ही दोहा छंद के प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। आप कोई सा भी दोहा बोल के देख लो, कोई भी दोहा बोल के देख लो, कोई भी दोहा। ऐसे ही मैं केवल इन्हीं की बात कर रहा हूं, मात्रिक छंदों की ही। गीतिका में, गीतिका छंद में, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम 14 मात्राओं और 14 मात्राओं के बाद
और अंतिम 12 मात्राओं से पहले यति होती है, जिसे 14 12 पर यति भी लिखा और कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, लेकिन यति 14 12 पर होती है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके समझ में नहीं आया हो? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में यति होती है। अब प्रत्येक चरण में सर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, बहुत मुश्किल से आपके बराबर कवर किया है, समय परिवर्तन करो इस क्लास का। अरे भाई अभी पढ़ाने दो दिनेश कुमार, मैंने सुन लिया आपकी बात को, गौर कर लिया, मुझे विचार करने दो। ऐसे एक झटके में कोई काम थोड़ी, अब अचानक से कैसे क्लास कैंसिल कर दूं चलती हुई? आप बताओ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना क्लास को, चलती हुई क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो आप। करेंगे विचार, आपकी बात को सुन लिया मैंने, समझ लिया है ना। ये लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करेंगे आपकी बात पर विचार, ठीक है ना। रिदम मत तोड़ो लेकिन क्लास की, मुझे पढ़ाने दो, है ना। अभी ये क्लास तो चलने दो, कल देखेंगे, कल की कल देखेंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये यति हो गई। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको यति समझ में नहीं आई? देखो धीरे धीरे समझ में आएंगी, है ना। अगला जो चरण है वो है गति का। गति का बहुत शानदार, बहुत शानदार। स्वरों के, अब स्वर तो आप जान ही गए सब, संगीत के स्वर नहीं है ये, अ आ ई वो वाले स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के। स्वरों के उचित आरोह अवरोह के अनुसार छंद का एक प्रवाह में, प्रवाह कहते हैं फ्लो को, धारा में, प्रवाह में सस्वर वाचन करना, सस्वर वाचन करना गति कहलाता है। किसे कहते हैं गति? स्वरों के उचित आरोह अवरोह के अनुसार, आरोह चढ़ना, अवरोह उतरना, स्वरों के उचित आरोह अवरोह के अनुसार। अब जैसे आ रहा है तो आ, उसके बाद छोटी ई आ गई तो ई, बड़ी ई आ गई तो ई, ऐसे स्वरों के उचित आरोह अवरोह के अनुसार छंद का एक प्रवाह में स्वस्वर सस्वर वाचन करना गति कहलाता है। इसी से छंद की लय उत्पन्न होती है। इसी से छंद की लय, लय उत्पन्न होती है। गति छंद का ऐसा तत्व है जिससे किसी छंद में संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है ना। संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता या
नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। नाद सौंदर्य भी ध्वनि को ही कहते हैं। तो गति ऐसा छंद का तत्व है जिससे किसी छंद में ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता या नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये हो गया गति। अगला है चरण। इसको आप लोग स्टेप बोल सकते हो, सीढ़ियां, स्टेप, छंद के चरण। सामान्य रूप से किसी छंद की एक पंक्ति उसका एक चरण कहलाता है। एक चरण कहलाता है। जिस छंद में जितने चरण होते हैं उनका एक भाग या प्रथम अंश उस छंद का एक चरण कहलाता है। एक चरण कहलाता है। प्राय सभी छंदों में छप्पे, कुंडलियां आदि को छोड़कर चार चरण होते हैं। चार चरण होते हैं। आगे बढ़ेंगे। चरण को पाद भी कहा जाता है। चरण को पाद भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, यहां तक लिखो। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, दोहा, सोरठा आदि में चार चार चरण होते हैं। आदि में चार चार चरण होते हैं। छप्पे और कुंडलियां में छह चरण होते हैं। छह चरण। छप्पे और कुंडलियां में कितने होते हैं? छह। आगे बढ़ेंगे। चलिए, नंबर 6, तुक। छंद के विभिन्न चरणों के अंत में समान स्वरों का आना तुक कहलाता है। अर्थात छंद के विभिन्न चरणों के
अंत में होने वाली स्वर मैत्री, स्वर मैत्री को तुक कहते हैं। जैसे चौपाई छंद के प्रत्येक चरण के अंत में तुक मिलती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ आ रहा है और जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अ देखो आप, चरणों के अंत में समान स्वर आ रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आई जाई। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। आरी आरी, समान स्वरों का आना। समझ गए? समझ गए। तुक के कारण छंद की गति और लय भी निर्धारित होती है। इसलिए काव्य शास्त्र में छंद विधान के अंतर्गत तुक का सर्वाधिक महत्व है। ये चौपाई है क्या नूतन? पहले ये देखो 16 मात्राएं हो रही हैं क्या इसमें? रीतिकालीन आचार्य भिखारी दास ने तो इस तुक को एक प्रमुख काव्यांग के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। रीतिकालीन आचार्य भिखारी दास ने तो इस तुक को एक प्रमुख काव्यांग के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। आगे बढ़ेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट नंबर 7, दल। आप इनको पढ़ना जरूर, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वे विशेष रूप से पढ़ना।
किसी छंद के एक से अधिक चरण यदि एक ही पंक्ति में लिखे जाते हैं, ये आप नहीं लिख सकते। कभी सोचना भी मत ऐसे कि हम लिख दें तो दल हो जाएगा, नहीं। ये आचार्य ही लिख सकते हैं। किसी छंद के एक से अधिक चरण यदि एक ही पंक्ति में लिखे जाते हैं तो उस पंक्ति को दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। अब बात आई गणों की। छंद शास्त्र में तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण बनाने का छंद शास्त्र में एक निश्चित सूत्र है जिसमें प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण एक गण के नाम का सूचक है। छंद शास्त्र में तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण बनाने का छंद शास्त्र में एक निश्चित सूत्र है जिसमें प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण एक गण के नाम का सूचक है। यह सूत्र है य मा ता रा ज भा न स ल गा। जो पहली बार काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं वो इस सूत्र को याद कर लें भैया जी और बहन जी। य मा ता रा ज भा न स ल गा। इसमें प्रत्येक वर्ण एक गण का नाम है। जैसे य से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, ज से जगण, भा से भगण, न से नगण, रा से सगण। और इस लय का मतलब है लघु और ग का मतलब है गुरु। लिख लो। इस सूत्र में प्रत्येक वर्ण से लेकर आगे के दो वर्ण मिलकर एक गण के वर्ण बनते हैं और उन वर्णों में जो मात्राएं होती हैं वे ही
उस गण की मात्राएं निर्धारित होती हैं। जैसे, आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। नोट कर लिया और याद भी हो गया सर जी, वाह वेरी गुड। जिंदगी में इस तरह से चलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलें आगे। चलिए, देखो एक बात ये पढ़ लो पहले। इस सूत्र में प्रत्येक वर्ण से आगे के दो वर्ण मिलकर एक गण के वर्ण बनते हैं, और उन वर्णों में जो मात्राएं प्रयुक्त होती हैं वे ही उस गण की मात्राएं निर्धारित होती हैं। जैसे, एक बार पुनः सूत्र लिखेंगे हम। इस सूत्र के अनुसार गणों की संख्या 8 होती है, क्योंकि अंतिम दो वर्णों से आगे वर्ण नहीं होने के कारण तीन वर्ण गण नहीं बनता। उन अंतिम दो वर्णों से आशय उन अंतिम दो वर्णों से आशय लघु और गुरु होता है। गुरु मात्रा होती है। गण निम्नानुसार बनाए जाते हैं। सूत्र लिखेंगे। य माता राज भान सलगा। गण बनाएंगे। नंबर एक, य से यगण। य से यगण। यगण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ये आगे के दो वर्ण और आएंगे, एक तो ये खुद हो गया और आगे के दो वर्ण। तो यगण में हो गया य माता, हो गया ना। मात्राएं लगाएं। तो यगण में कौन कौन सी मात्राएं होंगी साहब? एक लघु, एक गुरु, तीसरा भी गुरु। तो ऐसा कौन सा गण है जिसमें लघु गुरु गुरु होता है? तो जवाब देंगे यगण। अब यदि आप ऐसे रटोगे तो जनाब इस जीवन भर में भी याद नहीं कर पाओगे। तो सर फिर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये सूत्र याद कर लो। कोई भी गण पूछे, एक तो खुद बोले लेना। जैसे किसी ने पूछा भगण में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, तो रटोगे ना। तो भगण की मात्राएं, हे भगवान आ जा याद। भगण की मात्राएं। छत की तरफ देखो, भगण की मात्राएं। हे भैरव बाबा, भगण की मात्राएं। हे बजरंग बली, भगण की मात्राएं। और यदि ये सूत्र याद है ना, तो सूत्र बोलोगे मनी मन में। य माता राज भानस लगा। भानस। भगण में कौन कौन सी मात्रा होती है? भानस। यानी भा में तो गुरु हो गया, न में लघु हो गया, स में लघु हो गया। गुरु लघु लघु ऐसे बता देते हैं। ऐसे कर लोगे याद, हो गया। देखो दूसरा, देखो ये खत्म। दूसरा, माँ। माँ से बन गया मगण। मगण में कौन कौन से वर्ण होंगे? मा तारा
मातारा, मात्राएं लगाएं। गुरु, गुरु, गुरु। ऐसा कौन सा गण होता है, ऐसा कौन सा गण होता है जिसमें तीनों ही वर्ण गुरु होंगे? मगण। रट्टा नहीं मारना, बनाना है। तीसरा देखें, कौन सा होगा? तगण। तगण में कौन कौन होंगे? ताराज, ताराज, ता, रा, ज। दो गुरु एक लघु। चौथा देखें, रगण, रा से। रगण। वर्ण कौन से होंगे? राज, भा। मात्राएं देखें, गुरु, लघु, गुरु। पांचवा, जभान, जगण, 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 जभान, जभान। जगण भी बन गया। अब भगण, भगण। भगण में भानस, भानस। भगण भी बन गया। देखो, इसके बाद में फिर नगण, नंबर 7 पे नगण। नसल, नसल। ऐसा कौन सा गण होता है जिसमें तीनों ही वर्ण लघु होते हैं? नसल, नगण होता है। फिर आ गया सगण, 8वें नंबर पर सगण। सगण में सलगा, सलगा, सलगा। ये भी बन गया। उसके बाद फिर 9वें नंबर पर लगन। लिख दूं? लगन लिख दूं? कैसे लिख दूं? लयगाई रह गए, लघु और गुरु। तो ये 8 गण होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। रह जाएंगे याद? रह जाएंगे। अब कोई भी 3 वर्ण लेंगे और उन 3 वर्णों में क्लास 11th में पढ़े थे, आज रिवाइज हो गए। आपकी तरह हमें नहीं पढ़ाया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नौकरी लग जाना सबके सब, और मुझे बंगाली मिठाई खिलाने जरूर आना। कोई दिल्ली से पढ़ रहा है तो, और कोई कनाडा से पढ़ रहा है तो। आप सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। कनाडा, जर्मनी, इन दोनों जगहों से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपके साथ। हाँ, बोले वो कनाडा जर्मनी रह रहे हैं तो मास्टर की तैयारी क्यों कर रहे हैं? मास्टर की नहीं कर रहे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब मैं यहाँ पर कोई शब्द लिखूंगा, आपको गण बना बताना है। जैसे देखो, मैंने लिखा कनक। कनक में मात्राएं लगाई, लघु, लघु, लघु। कौन सा गण होगा इसमें? अब बताओ आप, कौन सा गण होगा? तीनों लघु होते हैं। नसल, नगण होगा। ऐसे ही कमल, 3 वर्णों में, लघु, लघु, लघु। इसमें कौन सा होगा? नगण। ये देखो, कमला, कमला, लघु, लघु, गुरु। तो बताओ कौन सा होगा? सलगा, सलगा, सगण। कमला में आसान है ना? 3 वर्णों का कोई शब्द होना चाहिए, नहीं क्या? अब थोड़ा सा कठिन ले लें। चातुर्य। तो गुरु, गुरु, लघु। कौन सा गण होगा इसमें? गुरु, गुरु, लघु। बताओ। ताराज, तगण। हाँ, ये बिंटू यादव ने लिखा है तगड़ा, तगड़ा। हिम्मत। और तगड़ा में देखो, लघु, लघु, गुरु। कौन सा गण होगा इसमें तगड़ा में, बताओ? तगड़ा में सलगा, और ये मैंने ले भी लिख दिया। सगण। हिम्मत में गुरु, लघु, लघु।
बताओ, हिम्मत में, हिम्मत में बताओ, हिम्मत में। भानस, भगण। अब आप बताओ मुझे, आसान है या नहीं? सच बताओ, आसान है या नहीं? बताओ। मैं इसीलिए छंद की शुरुआती क्लासों में खूब टाइम लेता हूं। अब मैं आपको वो दे दूं, कुछ उदाहरण। हम्म, करोगे ना? आ गए समझ में? चलो तो फिर होमवर्क नोट करो आप। होमवर्क। देखो, एक तो इसमें है सोहन, एक है जारेड़ा, एक है नूतन, एक है चौहान, और कौन है इसमें? मुकेश। प्रश्न तो लिख लो पहले। निम्नलिखित शब्दों में गण का निर्धारण कीजिए। गण का निर्धारण कीजिए। हाँ, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, आनंद लो, ये लो आनंद। और अंशिका, मुकेश, और कौन है? और बताओ। सवैया, कवित्त, रविंद्र, नरेश, पावन, धमाका, पड़ोसी, त्योहार, नितिन, सरल, दिनेश, महेश, सरला, गीतिका। लिखो रे भैया। गौरव, ठगनी, प्रकृति, गंगोज, धनाढ़। मुकेश दो बार लिख दिया क्या? महेश लिखा होगा, मुकेश कहाँ लिखा है? मुकेश तो एक ही बार तो लिखा है यहाँ पे। और मुकेश कहाँ लिखा है? अच्छा, मुकेश दो बार लिख दिया। ये लो, यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं। चंचल लिख देते हैं, चंचल। निराशा, और सुरेश, कुमारी, कुमार, माधुर्य, सौंदर्य, स्वतंत्र, विलोम, पावक, नगीना। हाँ जी, लिखो जी। सर आज पहली बार ऑनलाइन आई हूँ, आए हैं। अच्छा ठीक है, वेलकम, शुभकामनाएं आपको।
भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। कामना और आ गया ध्यान, ये लो, कामना। चलें आगे। बोलो। चलिए नेक्स्ट। ये हो गई बातें। अब लिखते हैं साहब नंबर 2 टॉपिक, छंद के भेद। मुख्य रूप से काव्य शास्त्र में छंदों को दो भागों में विभक्त या वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, वैदिक छंद, वेद पुराणों में प्रयुक्त। नंबर 2, लौकिक छंद। वर्तमान में काव्य शास्त्र के अंतर्गत शामिल छंद। वैदिक छंदों में कौन कौन से आते हैं? गायत्री, अनुष्टुप, जगती, ख्रिस्टोप, आर्या, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्थिता, तृतीयापि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। ये आर्या का है। इसमें हम दो भागों में बांट देंगे, मात्रिक और वर्णिक। आरपीएससी, ये क्या है भाई? अब तो गर्दा उड़ा देंगे, प्रश्न पूछने दे। आरपीएससी छंद गलत नहीं होगा, शाबाश। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ऐसे विद्यार्थी मुझे मिल जाए ना, तो मैं भी डंके की चोट पे कह सकूं, पूछ कहां से पूछता है। नहीं क्या? आपके कारण ही तो मेरी ताकत है, और मेरे पास क्या है? हथियार थोड़ी है मेरे पास कुछ जो लड़ूंगा मैं। आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरी संपत्ति है। चलिए, इनके अतिरिक्त छंदों को दो भागों में और विभक्त किया गया है। कौन कौन से वो? साधारण श्रेणी के छंद, नंबर 2 दंडक श्रेणी के छंद या दंडक छंद। साधारण छंद या दंडक छंद।
मात्रिक छंदों में 32 मात्राओं से अधिक, मात्रिक छंदों में 32 मात्राओं से अधिक मात्राएं एक चरण में हों और वर्णिक छंदों में एक चरण में 26 वर्णों से अधिक वर्ण हों, तो वह दंडक छंद कहलाता है। और भाई साहब जगह कम पड़ गई। मात्रिक छंदों में 32 मात्राओं से अधिक मात्राएं एक चरण में हों, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो। और वर्णिक छंदों में 26 वर्णों से अधिक वर्ण एक चरण में हों, तो वे छंद दंडक श्रेणी के छंद कहलाते हैं। और शेष छंद या दंडक के अलावा सभी छंद साधारण छंद कहलाते हैं। पूछ लेना, गलत मत लिख लेना भागने से पहले। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, दंडक छंद कौन से होते हैं? मात्रिक छंदों में यदि एक चरण में 32 मात्राओं से अधिक हों, और वर्णिक छंदों में यदि एक चरण में 26 वर्णों से अधिक वर्ण हों, तो वे छंद दंडक छंद कहलाते हैं। और इनसे कम यदि हैं, 32 मात्राओं से कम हैं मात्रिक छंदों में, और 26 वर्णों से कम हैं वर्णिक छंदों में, तो वे सभी छंद साधारण श्रेणी के छंद कहलाते हैं। यानी हम जो पढ़ते हैं वे सभी साधारण श्रेणी के छंद पढ़ते हैं। लिख लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलें नेक्स्ट। लौकिक छंद के भेद, डायग्राम बना दीजिए। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद। वे छंद जिनकी रचना करते समय मात्राओं की गणना का विशेष ध्यान रखा जाता है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनके निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सम्मात्रिक, जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, जैसे चौपाई, रोला, गीतिका और
हरि गीतिका। नंबर 2, अर्ध सममात्रिक, जिनके, ये आपको रटने हैं, जिनके आधे चरणों में, ये रटना है कौन से छंद सम्मात्रिक है, कौन से अर्ध सम्मात्रिक है, कौन से विषम मात्रिक है। रटना है मतलब रटना है। आधी रात को भी कोई हिला के पूछे ना ऐसे, ए सोहन खड़ा हो, ए हंसा, ये बता मात्रिक छंद कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ऐसे जवाब आए, कौन कौन से? सम्मात्रिक, जैसे चौपाई, रोला, गीत का, हरि गीत का। ठीक है तू सो जा। सोहन तू बता, अर्ध सम्मात्रिक कौन से होते हैं? जिनके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे, जैसे जिनके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, याद करने हैं, रट्टा मारना है, रट्टा। नंबर 3, विषम मात्रिक, जो 2 या 2 से अधिक मात्रिक छंदों के मिलने से बनते हैं। जैसे छप्पे, रोला प्लस उल्लाला, रटना है। कुंडलियां, दोहा प्लस रोला, रटना है। वर्णिक छंद, वे छंद जिनकी रचना करते समय वर्णों या गणों की संख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। वर्णिक छंद कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गणबद्ध वर्णिक, जिनमें रचना करते समय गणों का ध्यान रखा जाता है। जैसे द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, लोभ कर रहा हूं जगह का है ना, मंदाक्रांता, और सवैया, बंसस्थ आदि। बहुत है इसलिए मैंने आदि लगा दिया, हमको तो मुक्तक वर्णिक और लिखना है इसी पेज पे। जिनमें केवल वर्णों की गणना
करते हैं, जैसे कवित्व, जैसे कवित्व। देखो, इसको मात्रिक सम भी बोलते हैं, है ना। इसको मात्रिक अर्धसम भी बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परेशान मत हो जाना। इसको मात्रिक विषम भी बोलते हैं। मेरा स्टूडेंट यदि परेशान हो गया तो दुनिया में किसी का स्टूडेंट सुखी नहीं रह सकता। पूछो, जो समझ में नहीं आया उसे 50 बार पूछो। हाँ, और फिर ताल ठोक के कहो सीना चौड़ा करके, ले बेटा पूछ, कहाँ से पूछता है। ऐसे मास्टरी करो टॉपिक्स पे। लिख लो तो मुझे बता देना। हाँ, जब ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। सच में, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं जब तक आप कहोगे नहीं। लिख लिया, ठीक है। तो अब लिखो नेक्स्ट, प्रमुख छंद, लक्षण और उदाहरण। अब मुझे फटाफट से कोई ये बता दो, ये प्रमुख छंद कौन कौन से हैं। जल्दी बता दो, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को, आज से ही सल्यूट करने लगूंगा। फटाफट बताओ प्रमुख छंद कौन कौन से होते हैं। मैंने बता दिया पहले, इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी पूछता हूं मैं, ऐसे तो कभी नहीं पूछता। बिना पढ़ाए बिना बताए मैं कोई प्रश्न ही नहीं करता। प्रमुख छंदों का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख छंद, लक्षण और उदाहरण। अरे वाह, अंशिका के लिए जोरदार तालियां बजाओ, इसने सही जवाब दिया एकदम, जो सिलेबस में दिए हुए हैं। जी, जो सिलेबस में है। निराशा ने भी शानदार जवाब दिया है, वेरी गुड, निराशा के लिए भी जोरदार तालियां। और कौन दे रहा है, और कौन दे रहा है, क्लेपिंग क्लेपिंग। मुकेश ने भी शानदार जवाब दिया, जो हमारे सिलेबस में है, मुकेश के लिए भी जोरदार क्लेपिंग। और विमलेश रावत ने भी शानदार जवाब दिया, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, वेरी गुड। आप सबको सल्यूट। जिन्होंने जवाब नहीं दिया उन्हें भी सल्यूट, क्योंकि वो समझ गए अब प्रमुख छंद कौन से होते हैं। धन्यवाद आप सभी को, अभी के लिए इतना ही। कल आपसे पुनः मिलूंगा और बात करेंगे प्रमुख छंद, लक्षण और उदाहरण पर। आज जो काम दिया वो पूरा काम करके और कल की क्लास में शामिल होना। थोड़ी देर के बाद, लगभग घंटे भर बाद में, मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा रचनाओं को लेकर के, और बात करेंगे घनानंद कवित्व पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।